Hello everyone, I hope everyone is fine and healthy. Please stay safe, stay inside house and wear mask. ठीक है, चलो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन कवर करूंगा. सो दिस माइट बी वेरी समटाइम बोरिंग एंड समटाइम विल फील स्लीपी, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि ट्राई करो कि ये पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर्स, पूरे चैप्टर्स के एक ही दिन में खत्म करो, एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सीटिंग में. ठीक है, सो कीप टाइम स्पैन ऑफ 3 hours एंड ट्राई टू फिनिश दिस ऑल लेक्चर्स एंड along with looking at the video, along with the going through the video, please try to read it. So इससे आपको क्या होगा, आपको वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा. जब वापस कभी भी आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर. ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत ही इजी तरीके से आप इस चैप्टर के थ्रू मार्क्स ग्रैब कर सकते हो. सो लेट मी स्टार्ट विथ इट, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस. नाउ जब भी हम गैस की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमने अलग अलग लॉस पढ़े हैं गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, राइट. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो गैस में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, लॉस पढ़ा है. सो बेसिकली हमने ये सारे लॉस पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सारे लॉस उसके स्टेट के बारे में बात करते हैं. जैसे कि हम बात करते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या बात करता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. फिर चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर है. सिमिलरली गेल-लुसाक लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. सो all these 3 laws are applied to the fixed mass of enclosed gas. ठीक है. सो बेसिकली जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर मास फिक्स है और इसी पर्टिकुलर फिक्स मास पे हम सारे लॉज अप्लाई कर रहे हैं. और जब भी हमें पूरा स्टेट उस पर्टिकुलर मास का स्टेट डिफाइन करना है तो हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, मतलब तीनों लॉज को कंबाइन करके हम एक रिजल्टेंट लॉ पे पहुंचते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द स्टेट जो आइडियल गैस के लिए हम यूज करते हैं. सो दैट इज नथिंग बट PV इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट PV by T is equal to constant. उसी तरह से हम ये लिख पाते हैं कि आइडियल गैस के लिए P1V1 is equal P1V1 by T1 is equal to P2V2 by T2. This is nothing but PV is equal to nRT, guys. Okay, so expressing the fixed mass of gas in about all those three terms of number of moles. अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स में इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, PV is proportional to the small n into capital T, where small n is nothing but the mass of gas capital M divided by molar mass capital M naught. ठीक है, that is nothing but कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल Na. यहाँ पे जो मोलर मास है, that molar mass is nothing but the mass of 1 mole gas. ठीक है. सो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R है, दैट इज नथिंग बट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. और उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, उसको 8 दैट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ all of this gas, if you see here what I have done here, N is equal to mass divided by mass of gas divided by mass of divided by molar mass, and that is nothing but the same as, that ratio is same as N number of N divided by Na. वहाँ पे N क्या है, कैपिटल N, that capital N is number of molecules in the gas and N is the Avogadro's number. Avogadro's number आपने पहले पढ़ा होगा. So I hope कि आपको उसका exact number याद हो. ठीक है. So Na is Avogadro number and is a number of molecules in 1 mole of gas. ठीक है. तो ये इक्वेशन PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT में ये N जो है स्मॉल n इसकी बात चल रही है. सो नाउ व्हाट हैपन, PV इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N बाई स्मॉल n, सॉरी कैपिटल N बाई कैपिटल N सफिक्स a, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. सो नाउ alternatively you can write that PV is equal to capital N KB into T, where KB is nothing but the Boltzmann constant. देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये क्या है, PV is proportional to the
पीवी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन बाई, ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई कैपिटल एन सफिक्स ए। अब जो कैपिटल एन सफिक्स ए है उसको और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कंबाइन करके हमने लिखा है कि आर, कैपिटल आर इज नथिंग बट द कैपिटल एन ए इंटू के वी। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस आर वैल्यू हियर एनआरटी में, ठीक है, पीवी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। So this equation we get from there. So alternatively we can write that PV is equal to nothing but NKBT. Now please remember this equation. Please make a note of this equation. ये equation हमारे बहुत यूज करने वाले हैं क्योंकि हम ये पूरे चैप्टर में मोल्स की बात करेंगे, हम पूरे चैप्टर में मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं, तो वहाँ पर ये इक्वेशन यूज होने वाला है, ठीक है। सो जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अ गैस ओबेइंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट P इज इक्वल टू एनआरटी फॉर ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज फॉर द आइडियल गैस, ठीक है। चलो नाउ ये जो लॉ है वो स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर रियल गैस है। क्यों? क्योंकि if the pressure of the gas is not too high and the temperature is not too close to the liquefaction temperature of gas, उस टाइम पे हमारे एटम्स की अगर रियल गैस की बात करो तो उसके सारे एटम्स का वाइब्रेशन और उसका मोशन काफ़ी रैंडम रहता है, ठीक है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ता है। चलो हम वो चीज़ आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये बहुत बार तुम सुनते भी हो, तो लेट मी जस्ट स्टेट इट हियर कि फॉर अ गैस its state is simplified by number of physical quantities such as pressure, temperature, volume, internal energy, similar to these quantities etc. Hence equation relating these quantities is known as the equation of state, ठीक है। सो जो भी सारी प्रॉपर्टीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, वो अगर स्टेट को डिफाइन कर रही है तो डेट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। एक इक्वेशन वो कौन सा है, P इज इक्वल टू एनआरटी फिलहाल हमारे पास है, ठीक है। चलो सो लेट्स गो टू द बिहेवियर ऑफ गैस। सो अगर आपने कहीं देखा हो, सो कोई भी रियल गैस होता है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो वो सारा गैस नंबर्स ऑफ एटम्स में डिवाइडेड होता है। बेसिकली हम अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाए तो सारे एटम्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जो भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है, वो एटम्स का मोशन। तो अगर जैसे कि यहाँ पे देखो एक छोटा सा फिगर दिया, यहाँ भी ये समझ लो कि ये जो डॉट्स है ये एटम्स है और ये स्टेशनरी, फिलहाल ये स्टेशनरी पोजीशन पे है। लेकिन अगर मैं किसी एक को लेके ऐसा देखो कि वो कैसे मूव करता है तो उसका मोशन देखो यहाँ पे। सो दीज आर वेरी रैंडम मोशन। तो जब हम बात करते हैं आइडियल गैस की तो हम मानते हैं कि उसका जो चेंज है वो बिल्कुल वो जो एटम्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियल केसेस में सारे एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, करेक्ट। सो वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो आइडियल गैस का इक्वेशन है यहाँ पे फेल कर जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब आइडियल गैस का रियल गैस का इक्वेशन आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगा। सो अभी ये सारी क्वांटिटीज हमें अकाउंट में लेनी, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारे मोशन जो है वो एवरेज क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन करते हैं। सो हियर इफ यू कैन रीड इट हियर, द एवरेज ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ओवर द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व्ड आर ऑब्टेन्ड एंड दिस एवरेज are finally related to the macroscopic parameter of gas and this is the approach of kinetic theory of gas। तो kinetic theory of gas में क्या करते हैं, सारा जितना भी एटम्स का मोशन है उसके रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है हम अब देखो सारी प्रॉपर्टी सोचो, एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें 10,000 एटम्स है, हर एक एटम का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ हो रहा है, हर एक एटम का एक दूसरे का इंडिपेंडेंट मोशन है, हर एटम का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर चीज को रिकॉर्ड करके फिर उसको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, वो सारी क्वांटिटीज का एक एवरेज लेते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं और इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहा जाता है। अगर इंडिविजुअल एटम की तुम बात करो तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो गया, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे हमने बोला कि फाइनली रिलेटेड टू द मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ द गैस एंड दिस इज द वे यू स्टडी द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। सो ये एक अप्रोच है बेसिकली।
तुम चाहो तो एक एक एटम भी स्टडी कर सकते हो जो आता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल वो एक एवरेज क्वांटिटी को लेकर चलेंगे, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ideal gas and real gas differences, so if you have sufficient low density of the real gas, मतलब आपका जो भी आइटम्स अरेंज्ड है वो काफ़ी अलग दूर दूर है, जो जैसे कि गैस में रहता है, तो ऐसा समझ लो कि आइटम बहुत दूर है एक दूसरे से, तो इनका इंटरेक्शन इन बिटवीन वो इतना डोमिनेंट नहीं रहता, करेक्ट। अगर एटम एक दूसरे से जितना दूर रहेंगे उतना इंटरेक्शन एनर्जी बीच का जो रहेगा वो उतना इंटरेक्शन फोर्स कम रहेगा, उसकी वजह से उतना डोमिनेट नहीं करेगा। सो द लो डेंसिटी ऑफ द रियल गैस, ठीक है। फिर एक सिचुएशन एक और आता है जहाँ पे लो डेंसिटी ऑफ रियल गैस आप बोलो तब उसको आप इक्विवेलेंट टू आइडियल गैस बिहेवियर मान सकते हो, ठीक है। सिमिलरली लो प्रेशर, अगर आपके सब्सटेंस का प्रेशर लो है, प्रेशर लो होना मतलब जो एटम्स है उनका पोजीशन मूव होके काफी दूर है एक दूसरे से, सेम चीज एज वी डिस्कस फॉर द लो डेंसिटी ऑफ द रियल गैस, ठीक है। उसी तरह से हाई टेम्परेचर, एवरीवन नोज कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस का तो क्या होगा, एटम्स और ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एटम विल बी इंक्रीजिंग, तो वो जितना होगा उतना क्या होगा, इंटरेक्शन मोलिकुलर इंटरेक्शंस आर नेग्लिजिबल। इन सच केसेस वी कैन से कि आपका रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ओके, सो हाउ यू स्टडी दिस मोशन, हमने बोल दिया यहाँ पे कि चलो हम सारा जो मोशन है एटम्स का वो एवरेज लेके करेंगे, बट हाउ डू यू डू दैट। सो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो एक एटम यहाँ से ये सारा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये सारे डॉट्स एक एटम नंबर्स ऑफ एटम्स है, ठीक है। उसमें से एक एटम की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे रैंडमली वो मोशन करता है, करेक्ट। तो अभी क्या हुआ कि हमारे पास सारे एटम्स का मोशन है, सो मोशन कैसे डिस्क्राइब करोगे, वेलोसिटी से, ठीक है। सो व्हेनेवर यू हैव दैट वेलोसिटी व्हाट कैन यू डू, दैट यू कैन अज्यूम दैट देखो जैसे कि ये एटम यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन मोशन में गया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को आप कांस्टेंट बोल सकते हो, फिर यहाँ से यहाँ गया वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, यहाँ से यहाँ। सो बेसिकली वी कैन डिवाइड दिस इनटू नंबर्स ऑफ द पार्ट्स, ठीक है, और फिर उसको स्टडी कर सकते हैं, और फिर हम बोलेंगे कि उसका मीन पाथ क्या है। सो दैट इज व्हाट रिटन हियर, सो प्लीज रीड दिस पार्ट। सो अगर मैं दो एटम्स के बीच की बात करूँ, सो in between two atoms successive collision and the molecules move along the straight path with the constant velocity, मतलब जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ टकराते हैं या तो फिर वो सरफेस के साथ टकरा के क्या इन दोनों के बीच में एक कोलिजन होगा, ठीक है। तो जब जैसे कि ये क्या, इसका स्टडी कैसे किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ। दो दोस्त है, पकड़ लो दोनों दोस्त 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है। अब दोनों एटम है, ठीक है। अब दोनों दोस्त एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में चल के वो दोनों दोस्त एक जगह टकरा के फिर अपना अपना पाथ चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक वो टकराए नहीं तब तक क्या हो जाएगा, तब तक उनका एक पाथ है, फिर टकरा के उनका पाथ चेंज हो गया। सो जो सक्सेसिव कोलिजन है, मूवमेंट है, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, कि यहाँ से यहाँ शुरुआत से लेके टकराने तक का पाथ उसका क्या था, फिर टकराने के बाद का पाथ क्या था, फिर आगे किसी और के साथ टकरा रहा है वो। उसी तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, करेक्ट। सो इफ वी कैन फाइंड द पाथ इन बिटवीन, सक्सेसिव पाथ मतलब एक पहले टकरा दूसरे के साथ तीसरा टकरा, तो इन बिटवीन जो पाथ होता है अगर वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि उसका मीन पाथ क्या है। सो द मीन फ्री पाथ इज एक्सपेक्टेड टू वेरी इनवर्सली विद द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो प्लीज रिमेंबर कि ये जो मीन फ्री पाथ है एक्सपेक्टेड, वो इनवर्सली वेरी करता है डेंसिटी ऑफ गैस से। जैसे कि जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना एटम दूर रहेंगे एक दूसरे के, करेक्ट। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना एटम्स के पास ज्यादा स्पेस है, लेकिन जितना वॉल्यूम कम है उतना एटम्स के पास कम स्पेस है, ठीक है। अगर कम स्पेस है तो डेंसिटी क्या है, हाई, और ज्यादा स्पेस है तो क्या है, डेंसिटी लो। इसीलिए ये जो डेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपको वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे। सो द मीन
free path is expected to vary inversely with the density of the gas. So density क्या है अपना, rho is equal to capital N by V. So where capital N is nothing but the number of the molecule enclosed in the volume V. जैसे मैंने अभी बताया क्या हो रहा है, एक वॉल्यूम एनक्लोज है, उसके अंदर n नंबर्स ऑफ द एटम्स है, और अगर वॉल्यूम ज्यादा है वो सेम n नंबर्स ऑफ, जैसे कि लेट्स सपोज n इज इक्वल टू मैंने 100 आइटम ले लिया, तो एक बॉक्स में मैंने 100 आइटम भरे और दूसरा एक बहुत बड़ा बॉक्स है उसमें 100 आइटम है, तो बड़े बॉक्स में 100 आइटम के लिए बहुत ज़्यादा जगह है, तो आराम से वो डिस्पर्स होंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, तो वहाँ का डेंसिटी क्या हुआ, कम हुआ। सिमिलरली छोटा अगर बॉक्स आ गया, उसमें मैंने सारे आइटम डाल दिए, तो क्या हुआ, वॉल्यूम छोटा है उसमें, तो सारा क्लोजली पैक्ड रहेगा, इसलिए उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है। सो जितना डेंसिटी ज़्यादा है उतना क्या होगा, उनका कोलिजन क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोलिजन होगा, लेकिन वो जो पाथ जितना कवर करेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अभी बहुत कम है कंपैरेटिवली टू लो डेंसिटी। सो व्हाट हैपन, higher the density, more will be the collision and the smaller will be the mean free path. ठीक है, it is also seen that lambda, that is the mean free path, is inversely proportional to the size of the molecule. ठीक है, साइज मॉलिक्यूल का साइज पे डिपेंड करता है। अगर जैसे कि इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सेम दो बॉक्स ले लो, छोटा बॉक्स बड़ा बॉक्स, ठीक है, अभी क्या करो, ओके लेट मी चेंज द सिनेरियो अ बिट। आपके पास दो सेम साइज के बॉक्स है, क्यूब बॉक्स है, ठीक है, उसमें आपके पास एक में छोटे वाले मार्बल्स है, अपने 100 मार्बल डाल दिए। अब ऐसा अज्यूम कर लो कि वो एटम्स है, मार्बल इससे बता रहा था कि वो स्फीयर होता है तो समझना आसान होती है, लेकिन ऐसा समझना है कि वो फ्लोट हो रहे हैं अंदर। 100 नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, एक बॉक्स में, दूसरे में भी 100 नंबर ऑफ एटम है, और जो पहला वाला बॉक्स था उसका वॉल्यूम है छोटा कंपेयर टू द दूसरा वाला, मतलब दूसरे वाले बॉक्स में 100 आइटम है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है। जैसे अब देखो, खुद सोचो, सेम साइज का बॉक्स है, अगर छोटे छोटे मार्बल्स रहेंगे तो क्या होगा, उसका पास काफी स्पेस बच जाएगा उसको डिस्पोज होने के लिए, लेकिन उसी जगह पे वही 100 एटम्स अगर बड़े साइज का रहेंगे तो क्लोजली पैक हो जाएंगे, तो बचा हुआ वॉल्यूम बहुत कम रहेगा, ठीक है। सो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो मीन फ्री पाथ है, अभी देखो छोटा साइज है, अगर छोटा आइटम है, मतलब छोटे साइज का आइटम है, तो और स्पेस मुझे मिला है घूमने के लिए, तो मेरा मीन फ्री पाथ और बढ़ेगा, करेक्ट। उसी जगह पे बड़ा साइज का आइटम रहा तो उसमें मेरे पास मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस ही नहीं ज्यादा घूमने के लिए, करेक्ट। इसीलिए क्या होगा, अभी जब आप बोलते हो कि आपका वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ, मतलब उसका मीन फ्री पाथ छोटा है। सो नाउ दिस विल मेक सेंस। इट इज आल्सो सीन दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड से द डायमीटर। स्मॉलर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, लेस द चांस ऑफ कोलिजन एंड द लार्जर द मीन फ्री पाथ, ठीक है। फर्दर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना, नॉट जस्ट टी, इट इज डी स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आया है, ये 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पे वो क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड करता है, नॉट जस्ट अ डायमीटर, ठीक है, तो वो एरिया बेसिकली लेता है और वो डी स्क्वायर रहता है, ठीक है। चलो, so now that we have all the different parameter which we can directly relate with the mean free path, so now we have the final equation like lambda is directly proportional to the inversely proportional to d square and as well as the density. So density is given by n by v. So if I have 1 upon root 2 pi, it is nothing but the constant, inverse proportionality constant. So lambda is equal to 1 upon root 2 pi d square n by v. n by v इस यहाँ से आया है, ठीक है। सो नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ द मीन फ्री पाथ। ये इक्वेशन आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है इसका यूज, ठीक है, और आपको याद रहना चाहिए इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। चलो, ये न्यूमेरिकल देखते हैं अब। Obtain the mean free path of nitrogen molecules at 0 degree centigrade and 1 atmospheric pressure.
द मोलिकुलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज 324, क्या है 324 pm। तो अब इसका अभी क्या करना है मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला तो हमारे पास डायरेक्टली है, अभी बस सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स को इकट्ठा करना है। तो क्या दिया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर टेम्परेचर दिया है, सो कैपिटल T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो पहले। तो कैपिटल P दिया हुआ है, प्रेशर 101,325, यहाँ पे 1.01 × 10⁵ पास्कल ले लीजिए। डायमीटर दिया हुआ है उसने 324 pm। ये क्या है, P क्या है, पिकोमीटर। सो 324 into 10⁻12 मीटर। यू शुड रिमेंबर दिस कन्वर्जन, वी हैव डिस्कस दिस, ठीक है। सो इफ आई फॉरगॉट टू डिस्कस इट, प्लीज ट्राई टू रिकॉल इट, बिकॉज यूनिट एंड मेजरमेंट्स में आता है फर्स्ट चैप्टर इन डे 11th ग्रेड, ठीक है। फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू N kBT, हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। सो नाउ दैट वी नो दिस आइडियल गैस इक्वेशन, आई कैन राइट N/V इज नथिंग बट P/kBT। यहाँ पे kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, so now we have N/V in terms of pressure and temperature. I can substitute that in the lambda equation. So lambda is equal to 1/√2 pi d square N/V। अभी क्या किया है, N/V की जगह पे लिखा है P/kBT, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन इंटू 10। ये 273 दिया गया है, डी स्क्वायर भी मेरे पास है। ये कैलकुलेशन थोड़ा कम्बरसम है, बट मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कि ये जितने भी ऑर्डर पावर 10 है उन सबको एक साथ कर लो बाद में सबको। एज आई टोल्ड यू इन द फिजिकल क्लासरूम्स के, ट्राई टू सिंप्लीफाई बाय रिमूविंग द डेसिमल्स, देन इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट द थिंग्स, ठीक है। सो मिनिमम फ्री पाथ क्या हुआ, 0.8 × 10⁻7 मीटर, ठीक है। सो अभी इस ये पाथ जो है वो कितना, 0.8 × 10⁻7 मीटर, और इसका मॉलिक्यूलर जो आपका एटम था उसका डायमीटर कितना है, 324 × 10⁻12 मीटर। तो छोटा कौन सा है, ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूलर डायमीटर, ठीक है। सो अभी देखो ये क्या है, ये 247 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर है, ठीक है। नोट करो कि जो मीन फ्री पाथ है वो 247 टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर है। चलो, ये जस्ट आपको ओवरऑल एग्जांपल देने के लिए कि एग्जैक्टली होता कैसा है।